हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों को असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में बताया था। दोस्तों, ये जो क्लासेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दिस इज फॉर 2022 एग्जाम। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवाएंगे, राइट। और वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कवर्ड मिलेंगे, आपके स्टडी मैट से रिलेटेड होंगे। वो सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में बताया था। असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स के पीरियड को बोलते हैं, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फिनिश होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है दोस्तों जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं। तो मैं एक बार आपको लास्ट क्लास का रिव्यू करवा रहा हूं। जिसमें हम इनकम कमाते हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है। अगर आपने लेक्चर 1 2 3 नहीं देखा है तो उसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, जिस दिन आप बिजनेस शुरू करोगे, वैसे तो प्रीवियस ईयर भी अप्रैल से मार्च होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिजनेस बीच में स्टार्ट किया है, ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट किया है, तो जिस दिन आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो वही दोस्तों प्रीवियस ईयर का पहला दिन होता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर खत्म कब होता है दोस्तों? 31 मार्च को। प्रीवियस ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च को होता है, राइट। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि इफ इट इज नॉट अ न्यू बिजनेस तो आपका प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक होगा? अप्रैल से मार्च तक होगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर इज जस्ट प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर। जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है उससे जस्ट जो पहले वाला ईयर होता है उसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप 2021 22 में इनकम कमा रहे हो, 2021 2022 में आप इनकम अर्न कर रहे हो, देन इट इज योर प्रीवियस ईयर। दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। लेकिन इसका जो असेसमेंट होता है वो 22-23 में होगा। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि आपने प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करी है उसका असेसमेंट 22-23 में होगा। असेसमेंट ईयर कब होगा? 22-23 में। अच्छा, अगर आपका एग्जाम 2022 में होने जा रहा है तो आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर 21-22 के क्वेश्चन आएंगे, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23। हाँ, लेकिन जो लोग प्रीवियस ईयर 22-23 में इनकम अर्न करेंगे, प्रीवियस ईयर 22-23 में, उनका असेसमेंट ईयर 23-24 होगा, राइट। दोस्तों, व्हाट इज द जनरल रूल? जिस ईयर में इनकम अर्न करते हो उस ईयर में टैक्स नहीं लगता। टैक्स जो लगता है वो असेसमेंट ईयर में लगता है। प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करोगे उस पर आपको असेसमेंट ईयर में जाकर टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अच्छा दोस्तों, जो जनरल रूल है उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? मैंने आपको 5 केस ऐसे बताए थे जहां प्रीवियस ईयर में अगर इनकम अर्न करोगे तो प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट होगा। गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट दोस्तों नेक्स्ट ईयर का इंतजार नहीं करेगी। जैसे नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस हो गया, कोई बंदा इंडिया छोड़कर जा रहा है परमानेंटली, किसी का बिजनेस बीच में डिसकंटिन्यू हो गया, या कोई पर्सन टैक्स से बचने के लिए अपनी एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, या कोई एओपी बीओआई जो किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए बनाई गई थी। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था। दोस्तों, कई बार ब्लैक मनी होती है इंडिया में। ब्लैक मनी अगर आपने कमाई है, ब्लैक मनी का मतलब है सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C। सेक्शन नंबर याद करना जरूरी नहीं है, दिस इज जस्ट गिवन फॉर योर रेफरेंस। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिन्हें आपने डिपार्टमेंट से छुपाया है। डिपार्टमेंट बोले तो इनकम टैक्स, आपने इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाया है। ये वो इनकम होती है दोस्तों दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। इसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं। कोई भी चीज जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट मिल गई, कोई इन्वेस्टमेंट था जो आपने किया लेकिन बुक्स में शो नहीं किया, या इन्वेस्टमेंट को फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया, या कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है दोस्तों, कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर एक्सपेंडिचर भी आपका अनएक्सप्लेन्ड होता है देन इट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज योर इनकम। अच्छा दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिसका आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, या एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द असेसी इज अनसेटिस्फैक्टरी, या एओ आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों वो उसे ब्लैक मनी बोलेगा, ब्लैक मनी। और वो ब्लैक मनी दोस्तों आपकी इनकम मानी जाएगी। 69D भी मैंने पढ़ाया था लास्ट सेक्शन, हंडी। हंडी क्या होती है? अदर देन अकाउंट पे चेक। हंडी का मतलब होता है दोस्तों अदर देन अकाउंट पे चेक। जब आप कोई भी पैसा बोरो करते हो या किसी पैसे को रीपे करते हो, वो भी ऑन हंडी करते हो।
हंडी का मतलब है कि आपने अकाउंट पे ही चेक से पैसा नहीं लिया, आप किसी से पैसा ले लेते हो कैश में, ठीक है भाई, या क्रॉस चेक से, तो लॉ कहता है उसे आपकी इनकम माना जाएगा, ठीक है। और अगर आप रीपे भी अदर देन अकाउंट पे ही चेक करते हो तो भी इनकम माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर बोरो करते समय किसी चीज को इनकम मान लिया गया है, तो जब उसका रीपेमेंट होगा दोस्तों उसे दोबारा इनकम नहीं माना जाएगा। तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर जो 3 था, हमारा लेक्चर नंबर 3 वहां पर पढ़ा दिया था, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा दिया था, राइट। तो सर आज क्या करेंगे, आज क्या करेंगे भाई, तो आज क्या करेंगे ये मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। आज हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, ये जो मैंने आपको ब्लैक मनी वाली इनकम बताई थी दोस्तों, इसके बारे में कुछ अदर पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपको कराऊंगा। और दोस्तों हम यहां पर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको अदर पॉइंट्स बताऊंगा, तो बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है भाई, 2022 में आपका एग्जाम है, आप लोगों के लिए बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मैं यहां पर लेकर आया हूं। चलो जी स्टार्ट कर देते हैं। आज हम कुछ अदर पॉइंट्स यहां पर नोट करने वाले हैं। सर ये नोट्स कहां पर मिलेंगे, सर क्वेश्चन बैंक कहां पर मिलेगा, दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है CA डॉक्टर अमित खांडल, CADR डॉक्टर अमित खांडल, तो वहां आप ज्वाइन कर लो। वैसे मैं वीडियो के अंदर भी आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां पर आपको जो है क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। बाकी आप नोट्स को कॉपी में बनाओ, जितना ज्यादा आप कॉपी में बनाओगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ अदर पॉइंट्स, ये जो ब्लैक मनी वाली इनकम होती है इसके बारे में कुछ अदर पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। देखो तो आप लोग यहां पर लिख लीजिए भाई अदर पॉइंट्स क्या क्या है। ओ माय गॉड बहुत ज्यादा हो रखा है पॉइंट। अदर पॉइंट्स, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर अदर पॉइंट्स नोट करवाता हूं। ये जो ब्लैक मनी वाली इनकम होती है इसके कुछ अदर पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट करवा देता हूँ, और आप लोग लिख लीजिएगा कि ये अदर पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को नोट करवा दूं भाई। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को नोट कर लेने का है वो ये है कि इनकम अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, इनकम जो 68 में पढ़ी आपने, 69 में पढ़ी, A, B, C और D में पढ़ी, ये सारी की सारी जो इनकम होती है दैट इज टैक्सेबल। ये सारी इनकम टैक्सेबल होती है। और मैं बता दूं भाई ये जो टैक्सेबल होती है ना, ये टैक्सेबल भी एट स्पेशल रेट होती है, स्पेशल रेट, और बहुत ज्यादा स्पेशल रेट है 78%। ओ माई गॉड 78% दोस्तों गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाती है, 78%, ठीक है ना। तो 78% यहां पर टैक्स लगेगा। अब ये 78% कैसे निकल कर आएगा, 60% तो लगता है टैक्स, इसके ऊपर 25% लगता है सरचार्ज। अब आप कहोगे सर ये सरचार्ज क्या होता है, तो दोस्तों थोड़ा सा इंतजार कर लो, एक दो क्लास के बाद मैं आपको सरचार्ज भी समझा दूंगा। वैसे सरचार्ज का मतलब होता है दोस्तों टैक्स पर लगने वाला टैक्स। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, टैक्स पर लगने वाला टैक्स। और एक होता है भाई 4% सेस। सर ये सेस क्या होता है, सेस भी दोस्तों एक प्रकार का टैक्स है। तो पहले 60% टैक्स लगेगा, फिर 60 का 25%, 60 में 25 ऐड मत कर देना, ये जो सरचार्ज है वो इस टैक्स के ऊपर लगेगा, 60 का 25% आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर से, फिर वो जो टैक्स और सरचार्ज का टोटल आएगा उसके ऊपर आपको 4% सेस लगाना पड़ेगा। अभी ये सरचार्ज और सेस थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। सो व्हाट इज द फाइनल रेट ऑफ टैक्स, अगर आप 60 का 25% निकाल कर ऐड करोगे और फिर जो आएगा उसका 4% निकाल कर ऐड करोगे,
तो 78% का टैक्स आएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। दोस्तों ये क्या है, ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये है दोस्तों स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। इसको हम स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं, राइट। चलो, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं। अच्छा, इंडिया वाली ब्लैक मनी पर तो फिर भी 78 है। अगर फॉरेन से ब्लैक मनी कमा कर लाए हो तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं दोस्तों। 90% तक आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। सपोज करो आपने ब्लैक मनी की इनकम कमा ली 5 करोड़ रुपया। अब आपने बोला सर 5 करोड़ कमाने में हमारा 1 करोड़ तो खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो हमारा प्रॉफिट तो 4 करोड़ ही है, हमसे 4 करोड़ के ऊपर टैक्स ले लो 78%। ना जी ना, टैक्स जो लगेगा वो हमेशा ग्रॉस बेसिस पर लगेगा। यहां पर ब्रैकेट में लिख लो, टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। ग्रॉस बेसिस क्यों है भाई? क्योंकि आप ब्लैक मनी कमा रहे हो, आपने 5 करोड़ का ब्लैक मनी कमाया तो टैक्स पूरे 5 करोड़ पे लगेगा। आप ये सोचो कि भाई हम एक्सपेंडिचर माइनस कर दें और फिर नेट प्रॉफिट पे टैक्स देना। हाँ, अगर आपकी जनरल इनकम होती जो आप डिपार्टमेंट से नहीं छिपाते हो तो वहां पर एक्सपेंडिचर माइनस होता है और नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। लेकिन दोस्तों यहां एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होता। जो लोग ब्लैक मनी वाली इनकम कमाते हैं उनको पूरे ग्रॉस अमाउंट के ऊपर क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, इट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट जो आप लोग यहां पर याद रखोगे भाई, नो सेट ऑफ एनी लॉस। अब ये क्या होता है नो सेट ऑफ एनी लॉस? सपोज करो दोस्तों आपको किसी बिजनेस के अंदर लॉस लग गया, क्योंकि प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। अब वो जो बिजनेस का लॉस है, आपकी मान लो कोई ब्लैक मनी वाली इनकम पकड़ में आ गई, ब्लैक मनी वाली। अब आप ये कह रहे हो जी जो मेरा बिजनेस का लॉस है ना, उसको मैं ब्लैक मनी वाली इनकम से सेट ऑफ करूंगा। जैसे सपोज करो बिजनेस में लॉस है मेरा 1 करोड़ का और मेरी ब्लैक मनी वाली इनकम है 4 करोड़, तो क्या मैं 3 करोड़ पे टैक्स दूंगा? ना, किसी भी तरह का लॉस इस ब्लैक मनी वाली इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। तो सरकार दोस्तों यहां पर आपके साथ बहुत बुरी करेगी। ना तो आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन दिया जाएगा और ना ही दोस्तों किसी भी प्रकार के लॉसेस को सेट ऑफ करने दिया जाएगा। किसी भी दूसरे लॉस को भी भाई आप लोग यहां पर सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, राइट। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर आ जाओ, नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। दोस्तों आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी कोई बेनिफिट यहां पर नहीं मिलने वाला। जैसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद टैक्स निकालना सिखाऊंगा। जब हम टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, ये 78% तो देखो ब्लैक मनी वाली इनकम का टैक्स है, लेकिन नॉर्मली टैक्स की रेट क्या है इंडिया में, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है इंडिया में। मतलब अगर आप उतना पैसा कमाओगे तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, उसको बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। और अभी इंडिया में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ना दोस्तों, वो 2,50,000 है, 2,50,000। तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, यहां पर लॉ ये कहना चाहता है कि जो ब्लैक मनी वाली इनकम होती है, ब्लैक मनी वाली, उसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी माइनस नहीं होती। कुल मिलाकर हम कुछ भी माइनस नहीं करने देंगे, हम ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाएंगे। क्योंकि तुमने ब्लैक मनी वाली इनकम कमाई है, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो ये सारी बात थी दोस्तों जो अभी अभी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी। तो ब्लैक मनी वाली इनकम क्या क्या होती है ये तो समझ में आ गया आप लोगों को।
अगर कोई भी कैश क्रेडिट होता है, ये सब मैंने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया है। कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, कोई मनी है, कोई इन्वेस्टमेंट आप डिस्क्लोज नहीं करते हो या बहुत ज्यादा खर्चा करते हो लेकिन आपके पास उसका सोर्स नहीं है, तो ये सारा ब्लैक मनी होता है। और दोस्तों अगर आप कोई भी पैसा बोरो करते हो या उसका रीपेमेंट करते हो ऑन हंडी, हंडी का मतलब होता है विदाउट अकाउंट पेई चेक, विदाउट अकाउंट पेई चेक, मतलब आप ये सारे काम कैश में करते हो, तो भाई लोगों इसे भी ब्लैक मनी माना जाएगा और ब्लैक मनी पर सीधा 78% की रेट से टैक्स लगाया जाएगा। कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो भी टैक्स लगेगा वो ग्रॉस बेसिस पे लगेगा। हम लॉसेस को भी सेट ऑफ नहीं करने देंगे, हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी कोई बेनिफिट नहीं लेने देंगे। तो ये सारी की सारी तमाम बातें दोस्तों आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। ये सारी तमाम बातें दोस्तों आपको यहां पर याद रखनी है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप अपना रजिस्टर जो है कॉन्सेप्ट नोट जिसको हम बोलते हैं उसमें लिख लो, और नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 एंड दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को सेक्शन 4 पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। अच्छा ये चार्जिंग सेक्शन आपको क्या कहता है, देखो तो चार्जिंग सेक्शन आपको ये कहता है इनकम टैक्स शैल बी levied on total income. Income tax shall be levied on total income of every person at the time नहीं, एट द रेट कर लो इसको, नॉट टाइम, आप इसको लिख लो एट द रेट स्पेसिफाइड इन। अब ये रेट कहां पर स्पेसिफाइड होती है ये भी नोट कर लो, इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू बेस क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू बेस। तो सबसे पहले लिख लो फिनेंस एक्ट और ब्रैकेट में लिख लेना शेड्यूल 1 लिख लेना, और राइट साइड में आप लोग लिख लेना इनकम टैक्स एक्ट 1960। राइट साइड में आप क्या लिखोगे, इनकम टैक्स एक्ट 1960। अच्छा फाइनेंस एक्ट का जो शेड्यूल 1 है इसमें तो आपको क्या मिलेगी, जनरल टैक्स रेट्स, यहां पर तो आपको जनरल टैक्स रेट्स मिलेगी। और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है यहां पर आपको क्या मिलेगी, स्पेशल टैक्स रेट्स, यहां पर आपको स्पेशल टैक्स रेट्स मिलेंगी, स्पेशल टैक्स रेट्स। अच्छा स्पेशल टैक्स रेट का मतलब पता है क्या होता है, जैसे कैपिटल गेन लॉटरी। देखो कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो, कोई भी लॉ जब आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको उसका चार्जिंग सेक्शन देखना होता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि इनकम पर टैक्स लगने का बेसिस क्या रहेगा, ऑन व्हाट बेसिस द इनकम शुड बी टैक्सेबल। तो लॉ में लिखा है कि इनकम टैक्स जो लगाया जाएगा ना, इनकम टैक्स का जो लेवी होएगा वो टोटल इनकम पर होएगा, टोटल इनकम। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी पर्सन की टोटल इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। अच्छा दोस्तों यहां टोटल इनकम का मतलब है टैक्सेबल इनकम। देखो हमारा ऑब्जेक्ट इनकम निकालना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टैक्सेबल इनकम निकालना। अरे इनकम तो क्वेश्चन में ही गिवन होती है भाई, इनकम तो क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें उस इनकम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम किसकी निकलेगी,
प्रीवियस ईयर की। जैसे आप लोगों का एग्जाम 2022 में है, तो आप लोग कौन से प्रीवियस ईयर का इनकम निकालोगे? 21 22। तो आपको पूरे प्रीवियस ईयर 21 22, 1 अप्रैल 21 से लेकर और 31 मार्च 22 तक की इनकम निकालनी पड़ेगी। और आपका ऑब्जेक्ट इनकम निकालना नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट है टैक्सेबल इनकम निकालना। अब टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है भाई, यही तो हमें पढ़ना है इनकम टैक्स में। अरे इनकम तो क्वेश्चन में ही गिवन होगी, हमें उस इनकम को कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों टैक्सेबल इनकम में, टोटल इनकम में। और वो हर पर्सन की निकाली जाती है, चाहे इंडिविजुअल हो, फर्म हो, सॉरी, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, एओपी हो, सबकी निकाली जाती है। मैंने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको लास्ट से लास्ट क्लास में। सर इनकम टैक्स की रेट कहां से पता चलती है? तो भाई एक तो होता है फाइनेंस एक्ट। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एवरी ईयर हमारे कंट्री में फाइनेंस एक्ट आता है, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, बजट। तो वो जो फाइनेंस एक्ट होता है उसमें एक शेड्यूल 1 होता है, शेड्यूल 1। वहां पर जनरल टैक्स रेट्स गिवन है, जनरल टैक्स रेट्स। अब ये जनरल टैक्स रेट क्या है वो मैं कवर करूंगा आज के लेक्चर में। अच्छा दोस्तों, कुछ इनकम ऐसी होती है जहां पर स्पेशल टैक्स रेट लगती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लॉटरी की इनकम, गंदे गंदे काम। कई लोग गंदे गंदे काम करते हैं, लॉटरी खेलते हैं, कोई बैटिंग गैम्बलिंग करते हैं, या कैपिटल गेन की इनकम है। कैपिटल गेन क्या होता है वो भी बताऊंगा। कैपिटल एसेट को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स रेट लगता है? स्पेशल टैक्स रेट। वहां जनरल टैक्स रेट नहीं लगता। हाँ, बाकी जैसे आप जनरल इनकम सैलरी से कमा लो, आप इंटरेस्ट का इनकम अर्न कर लो, आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंट का इनकम होता है, तो वो सब जनरल टैक्स रेट में आएगा। टेंशन मत लेना, सारा बताऊंगा भाई, सारा बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप स्पेशल इनकम कमा रहे हो जैसे कैपिटल गेन, लॉटरी, तो उसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगता है दोस्तों, उसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगता है। और ये टैक्स रेट कहां से मिलेगा आपको? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर से मिलेगा। तो ये एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ भाई जनरल टैक्स रेट कहां से लगाई जाती है? फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 से। कहां से लगाई जाती है? फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 से। लेकिन स्पेशल टैक्स रेट कहां से लगाई जाती है? दोस्तों मैंने बताया था ना, हमारी कंट्री में इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, तो ये टैक्स रेट कहां लिखी हुई है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है। तो ये दोनों आप याद करके जाना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में यहां से क्या बनेगा भाई? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बेसिकली आप टोटल इनकम को कंप्यूट कैसे करते हो। देखो वैसे तो ये पूरा इनकम टैक्स का मैटर है, जब हम पूरे इनकम टैक्स के प्रोविजंस पढ़ लेंगे तो हम किसी पर्सन की टोटल इनकम को कंप्यूट कर पाएंगे। सो व्हाट इज द मैनर, कैसे टोटल इनकम निकाली जाती है, ये सारी बात दोस्तों अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 से हमको जनरल टैक्स रेट्स मिलती हैं, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 से हमको स्पेशल टैक्स रेट्स मिलती हैं। स्पेशल टैक्स रेट्स क्या होती है वो भी मैं आपको अभी इसी चैप्टर में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। एक तरह से दोस्तों आपको मैं पूरा हेलीकॉप्टर व्यू करवाऊंगा। सर ये हेलीकॉप्टर व्यू क्या होता है? इंटायर इनकम टैक्स आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें आगे कवर्ड होंगी, वो सारा डिस्कशन अभी हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पर नोट करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, ये आप लोगों को यहां पर लिखना है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो हेडिंग डाल लो भाई सब लोग, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को यहां पर फॉलो करने हैं, तो मैं हेडिंग लिख देता हूं, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। दोस्तों जो टोटल इनकम आप निकालोगी, क्योंकि जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है
वो हमेशा टोटल इनकम पे होता है, राइट। तो क्या क्या स्टेप हमको वहां पर फॉलो करने पड़ते हैं? सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, ये दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम, जब आप टोटल इनकम कंप्यूट करते हो, जो सबसे पहला काम आपको करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइन। नोट करिए इसको, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन। तो सबसे पहला काम होता है रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइंड करना। अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्या चीज होती है दोस्तों, इसका पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है आपके कोर्स में, जो कि मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद आपको कराऊंगा। सर ये क्या चीज होती है रेजिडेंशियल स्टेटस? भाई आप जब किसी भी पर्सन का इनकम कंप्यूट करते हो, तो सबसे पहले दोस्तों आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। अच्छा, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है ना, ये हर पर्सन का निकलेगा। पर्सन क्या होता है, यू नो वेरी वेल। इंडिविजुअल भी पर्सन है, एचयूएफ भी पर्सन है, फर्म जो होती है उसे भी हम लोग पर्सन ही बोलते हैं, कंपनी जो होती है उसे भी हम लोग पर्सन बोलते हैं। तो जितने भी पर्सन होते हैं दोस्तों, जितने भी पर्सन होते हैं ना, उन सबका आपको क्या निकालना पड़ता है, रेजिडेंशियल स्टेटस। जब तक आप किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालोगे, यू कैन नॉट कंप्यूट टोटल इनकम। अच्छा दोस्तों, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है ना, ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेजिडेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। देखो यहां सिटीजनशिप से मतलब नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन हो या यूएसए के सिटीजन हो। सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट थिंग। रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ डेज आपने इंडिया के अंदर बिताए। तो ये एक अलग पूरा चैप्टर है दोस्तों। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ही पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला जो काम है, जो सबसे पहली स्टेप है दोस्तों टोटल इनकम को कंप्यूट करने में, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। और रेजिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेजिडेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट, राइट। अच्छा, तो रेजिडेंट अगर आप बन जाओगे तो आपकी पूरी इनकम टैक्सेबल होगी, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं से भी पैसा कमाओ। और अगर आप नॉन रेजिडेंट की बात करोगे तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, जो आपने या तो इंडिया में कमाई है, इंडिया में आपने उसको अर्न किया है, या इंडिया में रिसीव किया है। तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है भाई इसका। तो पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बोलो, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमको यहां पर क्या करना पड़ता है, सेकंड पॉइंट, जब हम टोटल इनकम निकालते हैं, क्योंकि टैक्स जो लगेगा वो पूरे प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे लगेगा। और दोस्तों इसीलिए असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन होती है, क्योंकि जब तक पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट नहीं होता है, वी कैन नॉट कंप्यूट द टोटल इनकम। सो व्हाट इज द सेकंड स्टेप, डिटरमाइन डिटरमाइन इनकम अंडर ईच हेड। डिटरमाइन इनकम अंडर ईच हेड, आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, आपको हर हेड के अंदर इनकम निकालना पड़ता है। जितने भी हेड्स होते हैं उसमें आपको इनकम निकालना पड़ता है। अच्छा, इसमें पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। एक बार आप ये सारे हेड लिख लो, फिर मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। सबसे पहले आप लिख लो इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड आप लोग लिख लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पॉइंट आप लोग यहां पर लिख लो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ पॉइंट आप लोग लिख लो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
और फिफ्थ नंबर का पॉइंट आप लोग यहां पर लिख लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बेसिकली दोस्तों ये 5 हेड होते हैं, आप इनको 5 अलग अलग चैप्टर बोल सकते हो। तो सबसे पहला काम होता है जब आप टोटल इनकम निकालते हो किसी पर्सन की, कि आप उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइंड करो। ठीक है, जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीख जाओगे, क्योंकि मैं अभी बेसिक के बाद सबसे पहले यही काम करवाने वाला हूं, उसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स लॉ ये मानकर चलता है कि इनकम कमाने के लिए 5 तरीके होते हैं। देयर आर 5 सोर्स ऑफ इनकम। इनको हम 5 हेड भी बोलते हैं, राइट। यू कैन से 5 हेड हैं, 5 सोर्स हैं। जैसे पहला हेड कौन सा होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे लोग सैलरी हेड से इनकम कमाते हैं। मतलब आप भी जब कभी एग्जाम पास कर लोगे, सीए बन जाओगे, सीएस बन जाओगे, सीए में बन जाओगे, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, या कोई बंदा मान लो कुछ भी काम करेगा, तो वो डिग्री मिलने के बाद नौकरी कर सकता है, जॉब कर सकता है। जब आप जॉब करते हो दोस्तों, तो वहां पर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। तो आप जिसके यहाँ जॉब करोगे वो एम्प्लॉयर होगा, आप एम्प्लॉय होंगे। आपको पूरे महीने काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगा, पैकेज मिलेगा। पैकेज किसी को 1 लाख रुपया महीना, किसी को 2 लाख रुपया महीना। सर मैं तो कम से कम 5 लाख रुपए महीने लूंगा। अच्छा, तो आपकी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में। दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी एक अलग चैप्टर है, एक अलग से चैप्टर है दोस्तों। और इस इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत सारी चीजें कवर होती है, बहुत सारी। यहां पर बहुत चीजें आती है। सैलरी का मतलब कोई एक चीज नहीं है, सैलरी इज अ वेरी वाइड टर्म। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जितने भी बेनिफिट्स देता है, जितने भी बेनिफिट्स, वेदर इट इज मॉनेटरी बेनिफिट और वेदर इट इज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, दैट शुड बी कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो दोस्तों मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो सैलरी वाला चैप्टर है। काफी बड़ा चैप्टर है और आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस इनकम फ्रॉम सैलरी में से आते हैं। दूसरा जो चैप्टर आता है डियर, जिसको हम हेड ऑफ इनकम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और आप उसको रेंट से इनकम कमाते हो, हाउस प्रॉपर्टी का आपको क्या मिलता है, रेंट मिलता है, किराया मिलता है। तो दोस्तों वो जो किराया होता है, वो जो रेंट होता है, दैट शुड ऑल्सो बी इनकम, और उसको भी हम टैक्सेबल करेंगे। और वो कौन से हेड में करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा दोस्तों ये भी एक अपने आप में चैप्टर है। आपको ऐसा लगता होगा यार इसमें क्या पढ़ने की बात है, सैलरी इनकम को ऐड करो टैक्स लगा दो, रेंट की इनकम को ऐड करो टैक्स लगा दो ना। दोस्तों रेंटल इनकम जब आपको मिलेगी, बैठे बैठे किराया आएगा आपके पास, तो उनमें कौन से खर्चे माइनस होंगे, कौन से एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिलेगा, तो वो सारी कैलकुलेशन होती है भाई, उसका पूरा फार्मूला बना हुआ है। गवर्नमेंट बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देती है, वो सब हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। द थर्ड वन इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दोस्तों ये सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा हेड है, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे। दे वॉन्ट टू डू ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन। आप लोग बिजनेस भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको नौकरी करनी है। ठीक है, डिग्री आपने ले ली, एक नाम आ गया आपके पास, उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो भाई जैसे आप सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बन जाते हो, तो आप अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हो। प्रोफेशन मतलब आपका खुद का ऑफिस। जैसे आप मुझे ले लो भाई, मैं कहीं नौकरी नहीं करता, मुझे जो भी पैसा मिलता है दैट इज माई ओन प्रोफेशन, मेरा ऑफिस है। मैं वहां अपने ऑफिस का बॉस हूं भाई, मेरे अंडर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, मेरे अंडर में आर्टिकल्स आते हैं। आप में से भी जब बहुत सारे बच्चे इंटर लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल, ये एग्जाम जब आप पास कर लोगे तो आप लोग भी ट्रेनिंग के लिए जाओगे ऑफिस में। तो मैं उससे जो पैसा कमाता हूं दैट इज नॉट माई सैलरी, दैट इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मुझे क्लाइंट से फीस मिलेगी भाई, जो मैं खर्चा करूंगा वो मेरा माइनस होएगा, जो मेरा प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये काफी बड़ा हेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हम हाउस प्रॉपर्टी के बाद पढ़ेंगे। फोर्थ होता है भाई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
अगर सपोज करो दोस्तों आपके पास कोई कैपिटल असेट है, आपके पास माय डियर फ्रेंड अगर मान लीजिए कोई कैपिटल असेट है, आपके पास कोई कैपिटल असेट है और आप उस कैपिटल असेट को ट्रांसफर कर देते हो, वो जो कैपिटल असेट है उसको आप क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। जैसे मेरे पास ज्वेलरी है, मेरे पास शेयर्स हैं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मैं 5 लाख की खरीदा था और मैंने किसी को 8 लाख में सेल कर दिया। बताओ मैंने 5 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा और कितने में बेचा, 8 लाख में। सेल कितने में किया, 8 लाख में। तो वो जो मैंने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से जो बेनिफिट आपको होता है, जो गेन आपको होता है, उस पर हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में या हेड में टैक्स लगाते हैं। देखो हाउस प्रॉपर्टी से 2 तरह का इनकम होता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद आप उस पर रेंट कमाते हो, रेंटल इनकम अगर आप कमाते हो, दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 5 लाख का मकान खरीदा, रेंट पर चला दिया, हर साल 50,000 का रेंट कमा रहे, तो रेंटल इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन 5 लाख का मकान खरीद के 8 लाख 8 लाख में बेच दिया, तो 3 लाख का जो प्रॉफिट कमाया दोस्तों, दैट इज कैपिटल गेन। किसी भी कैपिटल असेट को जब आप सेल करते हो और उस पर आपको एप्रिसिएशन होता है, वैल्यू में एप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। आपने 5 लाख रुपए की किसी कंपनी के शेयर खरीदे और आपने उन शेयर्स को 6 लाख में किसी को सेल कर दिया, तो वो 1 लाख का प्रॉफिट मुझे बताओ दोस्तों क्या है? क्या वो सैलरी की इनकम है? नहीं। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है? नहीं। क्या वो बिजनेस प्रोफेशन है? नहीं। वो आपका कैपिटल गेन है। आया समझ में? हाँ बोलो हाँ। अच्छा दोस्तों, लास्ट वाला जो है दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है क्लासेस को देखने के बाद, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप ड्रॉप करें, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को जितना जल्दी हो सकेगा, वैसे मैं 24 आवर्स का टाइम देता हूं, लेकिन मैं आपको जैसे ही मोबाइल देखूंगा, मेरे को जरा सा भी टाइम मिलेगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों इट इज द बेस्ट पॉसिबल वे कि जिससे आपका क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगा, राइट? तो क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल भी डाउट ना करें, मुझे क्वेरी रेस करें व्हाट्सएप पर, राइट? चलो, तो ये बेसिकली हमारे 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। सैलरी एक अलग चैप्टर होता है, हाउस प्रॉपर्टी अलग चैप्टर है, बिजनेस प्रोफेशन एक अलग चैप्टर है, कैपिटल गेन एक अलग चैप्टर है और अदर सोर्स एक अलग चैप्टर है। तो सबसे पहला काम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। दूसरा काम, जितने भी हेड ऑफ इनकम है, ये हेड अपने आप में एक चैप्टर है दोस्तों, इनकी इनकम निकालो। अच्छा दोस्तों, मैं फिर आपको एक बात बोलना चाहूंगा, हमारा ऑब्जेक्ट दोस्तों इनकम को कंप्यूट करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है भाई टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना। तो हम यहां पर क्या कंप्यूट करेंगे? टैक्सेबल इनकम, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस का टैक्सेबल इनकम, ठीक है? अच्छा, जब आप ये सारा काम कर लोगे, जब ये सारा काम कर लोगे भाई, उसके बाद तीसरा नंबर का काम, थर्ड नंबर का काम आपको क्या करना है? दैट इज कॉल्ड क्लबिंग, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम को क्लब करना। सर ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? क्लबिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि इनकम कोई और पर्सन अर्न कर रहा है और वो इनकम किसी दूसरे पर्सन के हैंड्स में टैक्सेबल हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए की वाइफ ने इनकम कमाई, राइट? और मिस्टर ए की जो वाइफ है, वो इनकम मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाए, मतलब कमा रही है उसकी वाइफ और टैक्स देगा मिस्टर ए, तो इसको बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए का एक माइनर बच्चा है, माइनर बच्चा समझते हो, माइनर चाइल्ड। अब वो माइनर चाइल्ड इनकम अर्न कर रहा है, तो दोस्तों माइनर चाइल्ड जब इनकम अर्न करेगा, तो वो इनकम उसके फादर और मदर की इनकम में क्लब हो जाएगी। तो मतलब इनकम कोई और कमाता है और वो जुड़ किसी और के जाती है, इनकम किसी और की होती है, कमाता कोई और है, क्लब किसी और के हैंड्स में हो जाती है। ये प्रोविजंस मैं आपको क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब आपके मन में ये डाउट या क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इसके पीछे क्या कारण है, लॉजिक है, वो सब हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
और वैसे तो ये कानून है, टैक्स है भाई, जो लॉ में लिख दिया वो आपको मानना पड़ेगा। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा, जबरदस्ती है, क्योंकि जो लॉ होता है डियर वो सबके ऊपर बाउंड होता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। क्लबिंग ऑफ इनकम कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, क्यों होगी, ये सारी बातें मैं आपको क्लबिंग वाले चैप्टर में बताकर चलूंगा। इसके बाद हमको फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो क्या करना है, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। दोस्तों एक तरह से मैं इनकम टैक्स का एक हेलीकॉप्टर व्यू दे रहा हूं आपको। मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूं कि देखो इनकम टैक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे इनकम टैक्स का पूरा चैप्टर चलेगा। तो ये हेलीकॉप्टर व्यू है, मतलब ऊपर से दिखा दिया। इसके बाद जब हम वन बाई वन चैप्टर देखेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बाई बस यात्रा करवाऊंगा, मैं ट्रैवल करवाऊंगा, हम एक एक प्लेस पर जाएंगे कि देखो, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे सर ये तो वही है जो आपने ऊपर से दिखाया था, अरे ये तो वही है, अरे ये तो वही है, बहुत मजा आएगा। फिर हम एक एक स्टेप देखेंगे भाई, एक एक चैप्टर का एक एक सेक्शन, एक एक प्रोविजन पढ़ेंगे हम। चलो, तो हमारा स्टेप नंबर 4 क्या होता है? स्टेप नंबर 4 होता है भाई सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दोस्तों जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा पॉजिटिव इनकम ही आएगी, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लो बिजनेस प्रोफेशन में प्रॉफिट हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, इट मे बी लॉस ऑल्सो। कैपिटल गेन हो, जरूरी नहीं है आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, अब वो 4 लाख में ही बिक रही है तो 1 लाख का लॉस हो गया। तो जो लॉसेस होते हैं दोस्तों, लॉसेस, वो लॉसेस क्या दूसरी इनकम से सेट ऑफ होते हैं? क्या हम उन लॉसेस को अगर सेट ऑफ नहीं होंगे, जैसे मान लो मुझे 2 लाख का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में या बिजनेस में, और मेरे पास 5 लाख की इनकम है, तो मैं 2 लाख के लॉस को 5 लाख की इनकम से क्या करूंगा, सेट ऑफ। अगर वो लॉस सेट ऑफ नहीं होगा तो मैं उस लॉस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, जब नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा तब मैं उसको सेट ऑफ कर लूंगा। तो कौन सा लॉस कौन सी इनकम से सेट ऑफ होता है, और अगर वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो उस लॉस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो उसके रूल्स आपको मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सर आपने ये अदर सोर्स के बारे में नहीं बताया, हाँ ये मैं मिस कर गया था, चलो अब बता देता हूँ। कोई भी इनकम, सपोज करो सैलरी हेड की इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, और वो कैपिटल गेन भी नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि आपके मजे हो गए, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोस्तों जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, बताओ कौन होता है उसका? सर उसका भगवान होता है। यहां कौन होता है भाई? यहां होता है अदर सोर्स। अगर आपकी इनकम ऊपर वाले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, तो हम उसके ऊपर अदर सोर्स वाले हेड में क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, राइट। हम उसके ऊपर टैक्स कहां लगाएंगे, अदर सोर्स में। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपने बैंक में एफडी करा रखी है, एफडी समझते हो ना, फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, वो इंटरेस्ट कहाँ आएगा? क्या वो सैलरी है? नहीं। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। क्या वो आपका बिजनेस प्रोफेशन है? नो। क्या वो कोई कैपिटल असेट है जिसको ट्रांसफर करने से गेन हुआ है? नो। तो कहाँ आएगा बताओ, अदर सोर्स में आएगा। तो अगर कोई इनकम ऐसी आपने कमा ली है जो ऊपर वाले 4 हेड में फॉल नहीं कर रही है, देन इट शुड बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स। तो अदर सोर्स छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत सारी इनकम ऐसी हैं जो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती हैं, तो उसे हम यहां पर टैक्सेबल करेंगे। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी इनकम ऐसी भी होती है जो टैक्सेबल ही नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो, इंडिया में क्या कमाते हो, एग्रीकल्चर इनकम, तो इंडिया में उस इनकम पर टैक्स नहीं लगता। देखो इनकम कमाना अलग बात है और उस इनकम के ऊपर टैक्स लगना अलग बात है। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर आप इंडिया में अर्न करोगे तो इसका मतलब आपने इनकम तो अर्न करी है, बट इट इज नॉट टैक्सेबल माय डियर फ्रेंड्स। वो इनकम कभी भी क्या नहीं होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। तो फिर वो तो कोई भी हेड में नहीं आएगी, वो तो सैलरी में भी नहीं आएगी, वो तो हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स कहीं नहीं आएगी, क्योंकि उस पर इंडिया में टैक्स ही नहीं है। और ऐसी सारी इनकम सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट कही जाती है। एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो टैक्सेबल नहीं है इंडिया में।
उसको हम एग्जम्प्ट इनकम बोलते हैं। तो जो इनकम एग्जम्प्ट होगी वो 5 हेड में से कहीं पर भी फॉल नहीं करेगी, हम उसको टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। जब टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं बनाएंगे तो टैक्स लगेगा ही क्यों। लेकिन दोस्तों अगर यही एग्रीकल्चर इनकम आप श्रीलंका से अर्न करते हो, श्रीलंका, श्रीलंका तो इंडिया नहीं है, वो तो फॉरेन कंट्री है, तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम जो आपने श्रीलंका से कमाई है ये एग्जम्प्ट है? नहीं दोस्तों, ये टैक्सेबल है। लेकिन अब ये टैक्सेबल कहां होगी? ये तो सैलरी भी नहीं है, ये तो हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये तो आपका बिजनेस भी नहीं है, ये तो कैपिटल गेन भी नहीं है, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। तो जिसका कोई नहीं होता दोस्तों उसका अदर सोर्स होता है, राइट। तो पहला काम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखो, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिर 5 अलग अलग जो हेड है इनकम टैक्स में, उसमें टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करो। उसके बाद किसी की इनकम दूसरे में क्लब हो रही है तो क्लबिंग करो। माइनर बच्चा पैसा कमाया, उसके फादर मदर में इनकम क्लब होनी है, क्लबिंग करो, क्लबिंग के रूल्स हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में किसी हेड में लॉस होता है तो वो लॉस कौन से गेन से सेट ऑफ होगा, और अगर वो सेट ऑफ नहीं हो पाया तो कितना लॉस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा, इसके लिए भी पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा हमको। तो आप टेंशन मत लो भाई, ये मैं आपको एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है पॉइंट नंबर 5, इसके बाद क्या होता है पॉइंट नंबर 5 में जीटीआई निकल कर आ जाती है। अब आप कहोगे सर ये जीटीआई क्या बला है भाई? तो जीटीआई का मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई का मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम कब आती है? जब आप स्टेटस निकाल लेते हो, जब आप 5 हेड्स की इनकम निकाल लेते हो, आपको कोई क्लबिंग वगैरह करनी है वो कर लेते हो, लॉसेस का सेट ऑफ करना है वो कर लेते हो, तो जो हमारा फाइनल आउटकम निकल कर आता है उस आउटकम को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये 4 स्टेप जब आप कंप्लीट कर लोगे तो जो 5 पॉइंट निकल कर आएगा, जो फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। दोस्तों हम उसको शॉर्ट में जीटीआई भी बोलते हैं, जीटीआई। अच्छा, ये जो जीटीआई होता है ना, इस जीटीआई में से लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं दोस्तों? इसमें से लेस करने पड़ते हैं डिडक्शंस। एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूं। इसमें से आपको लेस करने पड़ते हैं डिडक्शंस, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और ब्रैकेट में लिख लेना इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट और इनकम बेस्ड, इन्वेस्टमेंट और इनकम बेस्ड, इन्वेस्टमेंट और इनकम बेस्ड, ये डिडक्शंस आप माइनस कर लेना। और माइनस करने के बाद जो बचेगा भाई उसे हम बोलते हैं टोटल इनकम, और आप इसको टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हो। तो ग्रॉस टोटल इनकम तक तो आपको समझ में आ गया होगा जीटीआई। दोस्तों ये जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है जिसको हम लोग जीटीआई बोलते हैं, इसमें से आपको डिडक्शंस लेने होते हैं। अच्छा, ये डिडक्शन कहां मिलते हैं? चैप्टर 6 से। अब आप कहोगे सर ये क्या हमारी बुक का है चैप्टर 6 से? नहीं, ये आपकी बुक का चैप्टर नहीं है दोस्तों। जो इनकम टैक्स का एक्ट बना हुआ है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, ये इनकम टैक्स एक्ट भी अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इनकम टैक्स का जो एक्ट है ना दोस्तों, ये भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो चैप्टर 6A है, इनकम टैक्स एक्ट का जो चैप्टर 6A है, उसके अंदर कुछ डिडक्शंस बताए गए हैं, डिडक्शंस। अच्छा, ये डिडक्शन या तो इन्वेस्टमेंट पर बेस होते हैं, जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करो, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कराओ, आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, आप कोई बैंक में एफडी कराओ, ठीक है, आप कोई पेंशन स्कीम में पैसा जमा कराओ, तो आपको ये डिडक्शन मिलते हैं। कुछ डिडक्शन इनकम पर बेस होते हैं। इसका अपने आप में दोस्तों एक अलग से बड़ा चैप्टर है,
ये पूरा एक चैप्टर है डिडक्शंस। तो वो डिडक्शंस आपको सीखनी पड़ेंगी कि कब कौन सा डिडक्शन कैसे मिलता है। अच्छा, वो डिडक्शन आप जैसे ही माइनस करोगे तो दोस्तों फाइनल टैक्सेबल इनकम निकल कर आ जाएगी। टोटल इनकम बोलो, टैक्सेबल इनकम बोलो, एक ही बात है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, आप डिडक्शन लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? सपोज करो आपकी इनकम कंप्यूट हो रही है, तो देखो हर इंसान इस दुनिया में ये चाहता है कि उसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़े, दिन दोगुनी और रात चौगुनी इनकम बढ़े। दोस्तों हर इंसान ऐसा चाहता है, कोई ये नहीं कहता मेरी इनकम कम हो जाए, सब कहते हैं मेरी इनकम बढ़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि सब लोग अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करना चाहते हैं। इनकम को तो सब बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, इनकम बढ़ाना सबका ऑब्जेक्ट है, लेकिन साथ में अपनी टैक्सेबल इनकम को कम रखना चाहते हैं। और टैक्सेबल इनकम कम कब आएगी दोस्तों? जब आप ज्यादा से ज्यादा डिडक्शंस लोगे। अब डिडक्शन लेना आना चाहिए, डिडक्शन के भी रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ भी आया और कुछ भी डिडक्शन ले लिया, ना जी ना। जितना ज्यादा डिडक्शन मिलेगा दोस्तों उतना ज्यादा असेसी को बेनिफिट मिलेगा। असेसी मतलब टैक्स पेयर, आप और हम जैसे लोग। तो हम लोग ये चाहेंगे दोस्तों कि हमें डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले, और इसके लिए ही दोस्तों लोग प्रोफेशनल लोगों को याद करते हैं, सीए के ऑफिस में जाते हैं, सीएस सीएमए के ऑफिस में जाते हैं कि हे भगवान प्लीज हमारी डिडक्शन दिला दो, क्योंकि उनको नॉलेज है भाई। आप लोग पढ़ोगे आपको नॉलेज होगा, तो आप अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा क्या दिलवाओगे? डिडक्शन। तो हर पर्सन का ऑब्जेक्ट ये है कि मेरी इनकम तो बहुत ज्यादा बढ़े लेकिन मेरी टैक्सेबल इनकम कम आए। अच्छा, जितनी टैक्सेबल इनकम कम होगी भाई टैक्स भी तो कम लगेगा, और हम इस पूरे इनकम टैक्स के अंदर यही तो सीखेंगे। अरे हमारा ऑब्जेक्ट इनकम निकालना नहीं है, इनकम तो क्वेश्चन में ही गिवन होगी। हमें करना क्या है? हमारे क्वेश्चन में जो इनकम दे रखी होगी उस इनकम को इस तरीके से कंप्यूट करना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ कि हमारी टैक्सेबल इनकम निकल कर आ जाए। तो हमारा ऑब्जेक्ट इनकम निकालना नहीं है दोस्तों, इनकम तो क्वेश्चन में दी हुई होती है। हमारा ऑब्जेक्ट है उस इनकम से टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना, और यही हम इस पूरे कोर्स के अंदर सीखेंगे भाई, यही तो हम सीखेंगे। चलो, तो मैंने आपको शुरू में ही देखो लिखा दिया था कि टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पे लगता है किसी भी पर्सन की। अब टोटल इनकम कैसे निकलती है ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू लेकर दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे जब आप करोगे तो आपका टोटल या टैक्सेबल इनकम आएगा। अब दोस्तों ये जो टोटल इनकम होती है, ये जो टैक्सेबल इनकम होती है, ये आपको निकालनी पड़ती है पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर की, वो भी किसी पर्सन की, और इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। टैक्स कैसे लगाया जाता है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं। देखो, ये जो टोटल या टैक्सेबल इनकम निकल कर आती है ना, इसमें एक तो होती है जनरल रेट इनकम। दोस्तों इसके अंदर एक तो जनरल रेट वाली इनकम होती है, और इसके अंदर एक स्पेशल रेट वाली इनकम होती है। एक जनरल रेट वाली इनकम होती है, और दोस्तों एक इसमें स्पेशल रेट वाली इनकम होती है। जो जनरल रेट वाली इनकम होती है ना, उस पर लगती है जनरल टैक्स रेट, और जो स्पेशल रेट वाली इनकम होती है उस पर लगती है स्पेशल टैक्स रेट। तो दोस्तों जनरल टैक्स रेट क्या होती है और स्पेशल टैक्स रेट क्या होती है, ये मैं आपको इसी बेसिक चैप्टर में पूरा पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि भाई जब मैं आगे आपको इनकम निकालना सिखाऊंगा तो हमें टैक्स रेट तो पहले से पता होना ही चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, पहले टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम निकालो, उसमें से जनरल रेट वाली इनकम पर जनरल टैक्स रेट लगाओ, स्पेशल रेट वाली इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट लगाओ। अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा? अरे तो जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा ना, अभी कहां से पता चल जाएगा? आपको क्या पता भाई कौन सी जनरल टैक्स वाली है कौन सी स्पेशल वाली है?
वो तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा भाई, आप टेंशन मत लो, ये मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, एक तरह से आपके माइंड में दोस्तों एक मैप बना रहा हूं। जैसे आप कभी माता वैष्णो देवी गए हो, नहीं गए हो तो जाना। अब मान लो जी आपको जाना है माता वैष्णो देवी, अब मैंने आपको एक मैप बनाकर दिया कि भाई देखो यहां से बैठना, कटरा के लिए ट्रेन जाएगी, ये स्टेशन आएगा, फिर ये स्टेशन आएगा, फिर ऐसे कटरा पहुंचोगे, फिर कटरा से जो है ना आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी, फिर ये आएगा, फिर ये पड़ाव आएगा। जब आप दोस्तों यात्रा करोगे कितना मजा आएगा, अरे ये वही है देखो जो सर ने बताया था, अरे देखो कटरा आ गया, कितना मजा आएगा। एक मैं आपको कहूं कि कोई मैप नहीं है भाई, जाओ ट्रेन में बैठ जाना, सो जाना, सुबह उतर जाना वहां पे। दोस्तों बताओ यात्रा में कहां मजा आएगा। तो आपके दिमाग में दोस्तों एक मैप बना रहा हूं, एक हेलीकॉप्टर व्यू ऊपर से दिखा रहा हूं कि देखो देखो बच्चों ये ऐसे होता है इनकम टैक्स, है ना। चलो तो ये सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब करना क्या है, देखो जब आप जनरल टैक्स रेट लगाओगे या स्पेशल टैक्स रेट लगाओगे तो फाइनली आप क्या निकाल दोगे, टैक्स, फाइनली टैक्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा डोंट वरी, अभी मैं बताऊंगा। इस टैक्स में क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज, एक चीज होती है जिसको हम लोग सरचार्ज बोलते हैं, सरचार्ज, सर चार्ज। तो ये जो सरचार्ज होता है इफ एनी, ये हमको ऐड करना पड़ता है। मैंने इफ एनी क्यों बोला, क्योंकि ये जो सरचार्ज होता है ये लगाया जाता है फॉर रिच पर्सन, जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग जिनको हम रिच पर्सन बोलते हैं, जो अमीर लोग होते हैं भाई उनके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है। ठीक है, और रिच पर्सन पर सरचार्ज कब लगेगा ये भी बता दूं आप लोगों को, इफ टोटल इनकम एक्सीड लिमिट्स। दोस्तों ये जो टोटल इनकम है ना, ये वाली जो टोटल इनकम, ये टोटल इनकम जब लिमिट से ज्यादा हो जाती है। अब आप कहोगे सर लिमिट क्या चीज है, तो दोस्तों अभी मैं आपको सरचार्ज की लिमिट भी बताने वाला हूं। सरचार्ज हर पर्सन पे नहीं लगता, सरचार्ज का मतलब होता है भाई साहब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। लेकिन सरचार्ज दोस्तों हमारे देश में जो रिच पर्सन होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उन्हीं पे लगाया जाता है। जब आपकी टोटल इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाती है, स्पेसिफाइड लिमिट क्या है ये मुझे समझाना है। जैसे ही टोटल इनकम उस स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होगी तो आपको टैक्स तो देना ही देना है, साथ में दोस्तों उस टैक्स के ऊपर एक सरचार्ज और पे करना है। सरकार कहती है अच्छा ज्यादा पैसे कमा रहे हो, चलो टैक्स भी दो और टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी दो, राइट। अच्छा सर बहुत बढ़िया बात है, और सर क्या देना पड़ता है और बताओ। इसके अलावा दोस्तों एक चीज होती है सेस, सेस बोलते हैं इसको, सेस। सेस क्या चीज होती है दोस्तों, हमारे देश में लगाया जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये क्या होता है भाई, ये भी टैक्स के ऊपर ही एक टैक्स होता है, सेस। सेस भी एक प्रकार का टैक्स है। तो सर नॉर्मल टैक्स में और सेस में क्या फर्क है बताता हूं। दोस्तों सेस का जो पैसा होता है ना, ये जिस नाम से कलेक्ट किया जाता है उसी काम में खर्च होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। अच्छा ये सेस जो होगा, इसके नाम से जितना पैसा गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होगा वो इंडिया में हेल्थ और एजुकेशन के लिए खर्च होगा। हमारे देश में जब भी हेल्थ और एजुकेशन पर पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट तो इस सेस का पैसा उसी में खर्च करेगी। ये पैसा जो है डिफेंस के लिए खर्च नहीं करेगी, जबकि टैक्स का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट कहीं पर भी खर्च कर सकती है कंट्री में। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, आर्मी का वेलफेयर करना हो, सब में टैक्स का पैसा यूज होता है। लेकिन दोस्तों सेस का जो पैसा है वो केवल उसी पर्पज में काम आता है जिस पर्पज के लिए उसे कलेक्ट किया गया।
जैसे हमारी कंट्री में एक रिसर्च सेस भी लगता है, आपके कोर्स में नहीं है वैसे ही बता रहा हूं, तो वो रिसर्च में ही काम आता है, ठीक है, वो एजुकेशन में काम नहीं आता। हमारे देश में कोयला जो होता है ना, कोयला, कोयले की खदान में से निकालते हैं, वहां कोल सेस लगता है, एनर्जी सेस लगता है। हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस लगता है, बहुत सारे सेस होते हैं। खैर आपको उन सब से मतलब नहीं है, आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से मतलब है। और दोस्तों ये जो सेस होता है ना, इसका रेट होता है 4% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज। ये टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर लगता है 4%। अब आप कहोगे सर सरचार्ज की रेट तो आपने बताई नहीं। भाई सरचार्ज बड़ा टॉपिक है, वो मैं अभी अलग से आपको पूरा टेबल बनाकर समझाऊंगा, इसलिए मैंने अभी उसका रेट नहीं दिया, क्योंकि सरचार्ज लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, डिपेंड करेगा आप कितने अमीर हो, कितनी टोटल इनकम है आपकी। लेकिन सेस एक ऐसी चीज है दोस्तों, वो सबको देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें अमीरी गरीबी नहीं चलती है, वो सबको देना पड़ेगा। और सेस जो लगेगा भाई वो टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा, टैक्स प्लस जो सरचार्ज है उसके टोटल पर सेस लगता है। कितना लगता है? 4% लगता है। सर एक बात बताओ, अगर सरचार्ज हो ही ना तो, आपने कहा ना अमीर व्यक्ति पर सरचार्ज है, मान लो सरचार्ज है ही नहीं, अमीर व्यक्ति नहीं है, तो भाई सेस का जो परसेंटेज है ना 4%, ये फिर टैक्स पे लगेगा। लेकिन ये ऑलवेज लगता है भाई, ऑलवेज लिख लो ब्रैकेट में, ऑलवेज। अगर ओनली टैक्स है तो टैक्स के ऊपर 4% सेस लगाना, और अगर दोस्तों टैक्स भी है क्वेश्चन में और सरचार्ज भी है, तो फिर आप टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर सेस लगाना, टोटल पर, राइट। जब आप सरचार्ज ऐड कर दोगे, जब आप सेस ऐड कर दोगे, तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा? टोटल टैक्स पेबल। दोस्तों ये आएगा टोटल टैक्स पे। तो समझ में आई कहानी कैसे निकलता है? देखो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखोगे, फिर 5 हेड्स की टोटल इनकम निकालना सीखोगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन सीखने हैं हमको। फिर हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस देखेंगे, उससे हमारा ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई आ जाएगा। उसमें से हम डिडक्शन लेना सीखेंगे, डिडक्शन का एक पूरा चैप्टर है, अंडर चैप्टर 6 है। उनको माइनस करने से टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम निकल कर आएगी। फिर उस टोटल इनकम टैक्सेबल में टैक्स लगेगा। जो जनरल रेट वाली इनकम है उस पर जनरल रेट लगेगी, जो स्पेशल रेट वाली इनकम है उस पर स्पेशल रेट लगेगी। फिर हमारा टैक्स निकल जाएगा, उस टैक्स पर हम सरचार्ज लगाएंगे। सरचार्ज ऑलवेज नहीं लगता, अगर टोटल इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो सरचार्ज लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। फिर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं, जो कि 4% लगता है। 4% किसका लगता है? टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर लगता है, हमेशा लगता है। अगर सरचार्ज नहीं है तो टैक्स पर लगता है। दैट इज कॉल्ड टोटल टैक्स पेबल। बोलो जोर से, बोलो जय माता दी। बात समझ में आई नहीं आई? अरे हाँ तो बोल दो यार, अच्छा लग रहा हो तो कम से कम थम्स अप तो दे दो, राइट। कमेंट करके तो बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास में, कमेंट करके बताओ, राइट। तो ये सारी बात है। अच्छा दोस्तों, जब ये टोटल टैक्स पेबल निकल कर आ जाता है ना, तो इसमें से हम लोग माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? टीडीएस। ऐसे नाम सुना होगा आपने कभी टीडीएस का, कभी कभी भूले भटके सुन लिया होगा। टीडीएस, टीसीएस, एक होता है एडवांस टैक्स। नहीं भी सुना है तो टेंशन मत लेना, मैं समझाऊंगा। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये आपको माइनस करना पड़ता है। और माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा उसे हम बोलते हैं नेट टैक्स पेबल या ऑब्लिक रिफंडेबल। दोस्तों आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई जाती है उसका असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ट ईयर में होता है। लेकिन दोस्तों सरकार बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। पता है सरकार क्या करती है? आप लोगों के कोर्स में एक चैप्टर आता है टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स।
टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, एडवांस टैक्स भी एक उसी का टॉपिक का पार्ट है। ये तीनों दोस्तों एक तरह से प्री पेमेंट ऑफ टैक्स है। क्या बोला मैंने? प्री पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब आप प्रीवियस ईयर 2021 में इनकम कमा रहे हो तो आपको जो असेसमेंट होगा वो 21-22 में होगा, या अगर आप 21-22 में कमा रहे हो तो आपका असेसमेंट 22-23 में होगा। लेकिन सरकार ये कहती है कि अच्छा 21-22 में इनकम कमा रहे हो और टैक्स दोगे 22-23 में, ना भाई ना, हमें कुछ टैक्स एडवांस में चाहिए। तो सरकार आपसे क्या करती है कि प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कलेक्ट कर लेती है। अब प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करती है दोस्तों, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपना रखे हैं और उन हथकंडों को हम बोलते हैं टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। अब ये टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, बस अभी इतना सा समझ लो दोस्तों। वैसे इसका पूरा चैप्टर है आपके कोर्स में। एक तरह से प्री पेमेंट, एक तरह से सरकार ने एडवांस टैक्स ले लिया आपसे, पहले ही ले लिया टैक्स। अब भाई जब पहले ही ले लिया तो वो माइनस तो होगा ना। सपोज करो फॉर एग्जांपल मेरा टैक्स 1 लाख बनता है, सारी डिडक्शन विडक्शन माइनस करने के बाद, सब कुछ फाइनल करने के बाद मेरा टोटल टैक्स बनता है 1 लाख। अब सपोज करो गवर्नमेंट ने मेरे से 60,000 ऑलरेडी ले लिया। ऑलरेडी कैसे ले लिया? इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस, इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। तो भाई बताओ मुझे सरकार को अब नेट टैक्स कितना देना है? 40,000 देना है मुझे सरकार को। नेट टैक्स कितना देना है बताओ, कितना देना है मुझे? नेट 40,000 देना है। दूसरी तरफ सपोज करो मेरा टैक्स बनता है 1 लाख, लेकिन सरकार ने मेरे से प्रीवियस ईयर में ही एडवांस टैक्स ले लिया और वो एडवांस टैक्स ले लिया जी 1,10,000। एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ये सब मिलाकर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मेरा पैसा जमा हो गया है एंड दैट इज 1,10,000। बताओ दोस्तों कितना ज्यादा जमा हो गया गवर्नमेंट के पास? 10,000 ज्यादा जमा हो गया। तो ये हो जाएगा रिफंडेबल, गवर्नमेंट मुझे 10,000 रुपए का रिफंड देगी। तो हमें क्या करना पड़ता है? टोटल टैक्स निकालने के बाद ये देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई गवर्नमेंट के पास पहले से टैक्स जमा हो गया हो। अच्छा, पहले से जो टैक्स जमा होता है उसको हम टीडीएस बोलते हैं, टीसीएस बोलते हैं, एडवांस टैक्स बोलते हैं। अगर वो कम जमा है तो हमें नेट अमाउंट पे करना है, और अगर वो ज्यादा जमा है तो हमें गवर्नमेंट से उसका रिफंड क्लेम करना है, और गवर्नमेंट उसका रिफंड दे देती है। मैं भी अपने ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट्स को रिफंड दिलवाता हूँ क्योंकि उनका टीडीएस बहुत ज्यादा कटा हुआ होता है ना, गवर्नमेंट के पास जमा होता है। तो आप टेंशन मत लो, ये सब जो टर्म है ना, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, इनका पूरा चैप्टर है भाई आपके कोर्स में, आप टेंशन नहीं लेने का। ये सारी बात मैं आप लोगों को वहां पर चलकर पढ़ाऊंगा। तो बोलो भाई, ये एक तरह से पूरा एंटायर इनकम टैक्स का मैंने आपको हेलीकॉप्टर व्यू करा दिया। जैसे आप मेरे पास आए जयपुर में कि सर जयपुर घुमाओ, जयपुर घुमाओ, तो मैंने क्या किया जी, एक हेलीकॉप्टर हायर किया, आप सबको हेलीकॉप्टर में बिठा दिया और ऊपर से मैंने दिखाया, देखो ये जयपुर का हवा महल है, वाओ, ये जयपुर का जंतर मंतर है, वाओ, ये जयपुर का आमेर फोर्ट है, वाओ, ये जयपुर का सिटी पैलेस है, वाओ। ठीक है, अब मैंने हेलीकॉप्टर से दिखा दिया आपको एक दिन के अंदर। फिर आपने कहा सर नहीं, हमको तो पूरा अंदर से दिखाओ, तो मैं फिर आपको बस में बैठा कर ले गया, है ना। फिर हम बाई बस गए, सबसे पहले हवा महल। हवा महल में कितनी सीढ़ियां हैं, हवा महल में राजा कहाँ रहता था, रानी कहाँ रहती थी, मैंने आपको सारी बात बताई। फिर मैं आपको जंतर मंतर ले गया, फिर जंतर मंतर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई। तो फिर हम बाई बस यात्रा करते हैं। तो अभी मैं कौन सी यात्रा करवा रहा हूँ? हेलीकॉप्टर से। फिर जब मैं एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बाई बस यात्रा करूंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो दोस्तों ये सारी बात है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा था। क्लास कैसी लगी भाई? एक बार अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ आप शेयर करोगे तो इट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने सारी क्लासेस इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ी, इसी तरीके से नोट्स बनाकर पढ़ी, क्वेश्चंस भी मैं अभी करवाऊंगा आपको, ठीक है, तो मैं श्योर हूं दोस्तों कि आपके टेक्स्ट में बहुत जबरदस्त मार्क्स आएंगे। मतलब ये समझ लो जी, एग्जाम्शन, आपको पता है एग्जाम्शन आती है 100 में से मिनिमम 60% मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो 60 क्या, 70, 80, 90 तक आप पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से पूछे जाते हैं, तो वो भी आपके ये मान लो जी इसी में कवर हो रहे हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय दोस्तों। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए जी, थैंक यू सो मच।